नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सीटेट हिंदी का गेस्ट पेपर। ठीक है। और हिंदी का गेस्ट पेपर आपके सीटेट पैटर्न पर है। जैसे सीटेट में ज़्यादा ग्रामर नहीं पूछी जाती, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप लोगों ने बहुत ग्रामर पढ़ी, संधि समास रस छंद अलंकार तद्भव तत्सव, ये सब पढ़ा, लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। यहाँ सबसे पहले पूछा जाता है गद्यांश। गद्यांश एक लंबा सा पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपको पढ़कर उत्तर छांटना होता है। तो हिंदी में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और पद्यांश भी दिया रहता है, उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। दोनों में 10-10 नंबर के होते हैं। 10-10 20 नंबर ये आपके गद्यांश और पद्यांश होते हैं। तो आपको इन्हीं को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग इस पेपर में एक गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके उत्तर देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, कैसे प्रश्न को हल करना है। भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि वह समाज की सांस्कृतिक चेतना की वाहक भी है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने अनुभवों, भावनाओं तथा सामाजिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित करता है। जब भाषा में परिवर्तन होता है तो समाज की सोच, जीवन शैली और मूल्य बोध में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए भाषा को स्थिर नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। ठीक, ये आपका पैराग्राफ था। अब इसके बाद एक प्रश्न है, गद्यांश का मुख्य विचार क्या है? हाँ, भाषा का व्याकरण, भाषा और समाज का संबंध, भाषा का ऐतिहासिक विकास, भाषा की शुद्धता। आपने ध्यान से पढ़ा होगा पैराग्राफ को। आप वीडियो को रोक कर एक बार फिर से पढ़िए और उसको समझ लीजिए। ठीक है। जितनी आसान धीरे से पढ़ेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि पढ़ने का अर्थ ही होता है समझना। तो आप दिए गए गद्यांश को समझ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका तो गद्यांश का मुख्य विचार है भाषा और समाज का संबंध। क्या है? भाषा। भाषा क्या करती है? समाज को जोड़ती है। पूरे गद्यांश में भाषा को समाज और संस्कृति से जोड़कर समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार भाषा किसकी वाहक है? केवल विचारों की, केवल भावनाओं की, सांस्कृतिक चेतना की या व्यक्तिगत रुचि की? तो जो है आपकी भाषा किसकी वाहक है? सांस्कृतिक चेतना की। आइए हम जब पढ़ेंगे आप, तो भाषा क्या है? भाषा केवल विचारों का आदान प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि यह समाज की सांस्कृतिक चेतना की भी वाहक है। तो ठीक है, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आसानी से करेंगे। स्पष्ट रूप से सांस्कृतिक चेतना की वाहक कहा गया है। और साथियों, यदि अभी तक आपने सफलता पथ नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए प्लीज़ सभी लोग। भाषा में परिवर्तन होने पर किस में परिवर्तन आता है? केवल साहित्य में, समाज की सोच में, केवल शब्दावली में, शिक्षा व्यवस्था में? तो जब भाषा में परिवर्तन होगा तो आपके समाज की सोच में भी परिवर्तन आएगा। कहाँ आएगा? समाज की सोच में। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जब भाषा में परिवर्तन होता है तो समाज की सोच, जीवन शैली और अवमूल्य बोध में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। भाषा को किस रूप में समझना चाहिए? स्थिर व्यवस्था, नियमों का समूह, जीवंत प्रक्रिया या कठिन विषय? तो भाषा को एक जीवंत प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यहाँ पास। मूल्य बोध शब्द का अर्थ है आर्थिक ज्ञान, नैतिक समझ, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक स्थिति। तो मूल्य बोध का अर्थ हुआ नैतिक समझ। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नैतिक समझ। गद्यांश की भाषा शैली है वर्णनात्मक, कथात्मक, विचारात्मक, संवादात्मक।
तो जो है आपकी गद्यांश की जो भाषा शैली विचारात्मक, अपने विचार प्रस्तुत किया गद्यांश में। संप्रेषित शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, सहेजना, पहुंचाना, बदलना। तो जो संप्रेषित शब्द है उसका अर्थ है पहुंचाना। बोलते हैं संप्रेषण, अपने आप आचार विचार का संप्रेषण करना, बातों का संप्रेषण करना, मैसेज फॉरवर्ड करना यानी पहुंचाना। गद्यांश का उद्देश्य क्या है? सूचना देना, मनोरंजन, भाषा की परिभाषा देना या भाषा के सामाजिक महत्व को समझाना। तो दिए गए गद्यांश में भाषा के सामाजिक महत्व को समझाना है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा के महत्व को समझाना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश किस विषय से संबंधित है? भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान। तो गद्यांश जो है आपके भाषा विज्ञान से संबंधित, इसका जो शीर्षक कह लेंगे भाषा विज्ञान। गद्यांश में लेखक का दृष्टिकोण क्या है? आलोचनात्मक, तटस्थ, सकारात्मक, व्यंग्यात्मक। ये है सकारात्मक। कैसा है? सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक है। अब पद्यांश आ गए। प्रश्न 11 से 20 तक आपको पद्यांश दिए रहेंगे। ठीक है, पेपर में जैसा आपके लिए दिया गया है इन पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना होगा। न हो न निराश हो मन से, मन को मजबूत बना, हार नहीं होती जीवन में जब तक संघर्ष ठाना। नर हो, मनुष्य हो, न निराश हो मन से, आप निराश मत होइए, मन को मजबूत बनाइए। हार नहीं होती जीवन में, हार जीवन में कभी नहीं होती है जब तक संघर्ष आप ठाने हैं, आप लड़ रहे हैं, तब तक आपको कोई जीवन में हरा नहीं सकता। प्रश्न है, कवि किस भावना को प्रकट करता है? करुणा, निराशा, उत्साह, शांति। तो कवि जो है आपके उत्साह को प्रकट करता है कि आप उत्साहित होइए, हार मत मानिए। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप जीतेंगे। यहाँ पर उत्साह को प्रकट किया, ना कि करुणा, ना निराशा, ना शांति। किसको किया? उत्साह को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मन को मजबूत बनाने का आशय क्या है? शारीरिक शक्ति, मानसिक दृढ़ता, क्रोध, अहंकार। मन को मजबूत बनाओ, मानसिक दृढ़ता को मजबूत बनाने का आशय है। कविता का केंद्रीय भाव है जीवन की नश्वरता, संघर्ष और आशा, प्राकृतिक प्रेम, भक्ति। तो कविता का केंद्रीय भाव है संघर्ष करो और आशा रखो साथ में। ऑप्शन नंबर बी, हार नहीं होती जीवन पंक्ति का भाव है भाग्यवाद, कर्मवाद, निराशावाद, पलायन। का पंक्ति का क्या भाव है? हार नहीं होती जीवन में। तो इसका है कर्मवाद। इसका है कर्म करो, हार नहीं होती जीवन में। आप यदि संघर्ष आप कर रहे हैं तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष ठान लिए हैं कि मुझे संघर्ष करना है, इस चीज़ की इसको पाना और मेहनत करना है, तो वहाँ पास कर्मवाद है। ठीक, क्या है? कर्म। आप कर्म करेंगे तो हार नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की भाषा है क्लिष्ट, तत्सम, सरल, प्रेरणात्मक, उर्दू मिश्रित। तो जो कविता की भाषा बिल्कुल सरल है। कविता में अलंकार प्रमुख रूप से है, कौन सा अलंकार लगा है बताइए। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी कविता से, उसी पद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण। कविता में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। नर निराश मन धन सम, बार बार। ठीक, देख रहे हैं ना। यह कविता किस प्रयोजन की पूर्ति करती है? मनोरंजन की, उपदेश की, प्रेरणा की, सूचना की। तो ये जो कविता है मन को निराश न करो, ये प्रेरणा की पूर्ति कर रही है। नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष ठाना का अर्थ है झगड़ा करना।
मेहनत छोड़ देना, दृढ़ निश्चय करना, शिकायत करना। संघर्ष ठाना का अर्थ है यहाँ पास बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दृढ़ निश्चय करना। कविता किस विधा से संबंधित है? मुक्तक, गीत, सवैया, दोहा। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। जो कविता है आपका एक मुक्तक है। क्या है? एक मुक्तक है। कविता का स्वर है निराशात्मक, उत्साहवर्धक, व्यंग्यात्मक, शोकात्मक। तो कविता का जो स्वर है उत्साहवर्धक है। कैसा है? उत्साहवर्धक है। अब 21 से 30 तक के जो प्रश्न होंगे आपके व्याकरण और भाषा बोध से होंगे। तो संघर्ष शब्द कैसा है? संधि, तत्सम, तद्भव, विदेशी है। तो संघर्ष शब्द आपका तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के हु बहु शब्द होते हैं वही तत्सम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीवंत शब्द का विलोम है सक्रिय, निष्क्रिय, मृत, शांत। जीवंत शब्द का विलोम होगा आपका मृत। जो जीवित नहीं तो मृत है, मृत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पास सिंपल क्वेश्चन था। पीढ़ी दर पीढ़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब द्वंद्व समास, दोनों पद समान हो। भाषा केवल विचारों का माध्यम नहीं है, वाक्य है। निषेधात्मक, विधानात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक। बताइए। तो ये है विधानात्मक। कैसा है? विधानात्मक। समाज की सोच में कारक है। समाज की सोच, कर्म, करण, संबंध, अधिकरण। कौन सा कारक है? आप कारक पढ़े होंगे। संबंध, समाज की सोच, संबंध बता रहा है यहाँ पास। ऑप्शन नंबर सी। मूल शब्द का सही पर्याय है धन, महत्व, व्यवहार, नियम। मूल शब्द का सही पर्याय है तो ये है महत्व। कि तुम्हारे मूल्य क्या है, तुम्हारा महत्व क्या है, वैल्यू कितना है। संप्रेषित शब्द किस उपसर्ग से बना है? प्रति, सम, अनु, उप। ये बना है सम उपसर्ग से। प्रेषित में सम लग गया तो संप्रेषित बना। भाषा शिक्षण का सही सिद्धांत रटन, अनुवाद, क्रियात्मक, व्याख्यान। तो भाषा शिक्षण का जो सही सिद्धांत है क्रियात्मक है। बाकी ये निगेटिव वर्ड है उनको हटा देना है, जो पॉजिटिव वर्ड होगा वही सही। नंबर सी इज करेक्ट। सीटेट के अनुसार हिंदी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो सीटेट चाहता है उसका परीक्षा लेने का उसका क्या उद्देश्य है? परीक्षा पास कराना, व्याकरण याद कराना, संप्रेषण क्षमता विकसित करना, साहित्य रटवाना। इसका मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण क्षमता का विकास करवाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, NCERT आधारित भाषा शिक्षण किस पर बल देता है? नियम, रचना, अर्थ एवं प्रयोग, कठिन शब्द। तो ये पास 4 ऑप्शन है। किस पर दिया? नियम, रचना, अर्थ प्रयोग, कठिन शब्द। तो ये दिया है आपके अर्थ और प्रयोग पर। मतलब आप जो भाषा शिक्षण करा रहे हैं बच्चे को उसका अर्थ और प्रयोग, अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका प्रयोग कराइए जिससे आसानी से समझ सकें। तो साथियों ये है आपका केस पेपर 2 हिंदी का। तो आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए प्लीज़, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।